हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और मैं आज एक पुस्तक जिसका कि 5 पार्ट इसका मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। कॉपी कैट मार्केटिंग 101, आपके दौलतमंद बनने की राह। इस पुस्तक फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पुस्तक को ख़रीद कर ही पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास किताब नहीं है और आपको पढ़ने का इच्छा है तब आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है A4 है और मेरा पार्ट 6 हो जाएगा। लीवरेज वाली वृद्धि, ज़्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करना। तो इसमें बताया गया है कि ज़्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करें। व्यस्त होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बिजी रहना ही काफ़ी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। असल सवाल तो यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। तो अगस्त 1888 में अटलांटा के एक केमिस्ट आशा कैंडलर ने $2300 नकद भुगतान करके कोका कोला नामक कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक का संपूर्ण अधिकार खरीद लिए, ठीक है। कोका कोला अटलांटा इलाके में फ़ौरन सफल हो गया। 19वीं सदी के अंत तक दक्षिण के हर ड्रग स्टोर में एक सोडा फाउंटेन होता था, जहां बैठकर ग्राहक 5 सेंट में ठंडा कोक पी सकता था। फिर कैंडलर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसने कोका कोला की एक छोटी सी क्षेत्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कैंडलर ने यह फैसला किया कि उनकी कंपनी लीवरेजिंग के एक अनूठे रूप का इस्तेमाल करके कम समय और कोशिश से ज़्यादा पैसे बनाएगी। लीवरेजिंग का यह अनूठा रूप था बॉटलिंग। तो इसमें है कि कोक की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का राज क्या है। तो कहता है कि कोक को बोतल में बेचने के कैंडलर के निर्णय के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। किंवदंती है कि एक दिन कैंडलर को एक अच्छा दोस्त उनके ऑफिस में आया। उसने दावा किया कि अगर कैंडलर उसे एक मोटी रकम दे तो वह उन्हें एक ऐसा राज बता सकता है जिससे कोका कोला के मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों में दिन भर काफ़ी मोल भाव हुआ। आखिरकार कैंडलर की जिज्ञासा ने जवाब दे दिया और उन्होंने अपने दोस्त के नाम एक चेक काट दिया। दोस्त ने चेक लिया और फिर आगे झुककर कैंडलर के कान में 2 छोटे शब्द कहे, जिनमें एक विश्व ब्रांड का जन्म हुआ, बॉटल इट, मतलब इसे बोतल में बेचो। सौभाग्य से कैंडलर इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर अमल कर लिया और बाकी इतिहास है। तो इन्होंने क्या किया, समय और जगह की लीवरेजिंग की, समय और जगह की लीवरेजिंग की। एक मिनट, समय और जगह की लीवरेजिंग की। तो बोतल इट का मतलब हुआ कि एक पल के लिए ज़रा इन शक्ति के बारे में सोचें। बोतल में आने से पहले कोक पीने के लिए आपको अपने करीबी सोडा फाउंटेन जाना पड़ता था। इसके बिना और कोई उपाय नहीं था। बोतल में आने से पहले कोक की बिक्री तभी बढ़ सकती थी जब सोडा फाउंटेन की संख्या बढ़े। बॉटलिंग से यह सब बदल गया। जब कोक का स्वाद लेने के लिए ग्राहक को सोडा फाउंटेन की ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि कोक का 6 पैक खरीदकर आज ग्राहक सोडा फाउंटेन को अपने साथ घर ले आता है। तो इसमें बताया कि नतीजा यह है कि दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर कोका कोला के ताजगी भरे पेय का आनंद ले सकता है।
चाहे दिन हो या रात। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोको कोला कंपनी में इतनी समझदारी थी कि उसने अपना प्रोडक्ट बोतल में बेचकर समय और प्रयास और जगह की लीवरेजिंग की। अब बताता है कि लीवरेज क्या है। तो लीवरेज शब्द लीवर से बना है, जो एक पुराने फ्रेंच शब्द से आया है जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना। यह लीवरेज की शक्ति का सटीक वर्णन है। कुछ लीवर्स या औजारों की समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं। लीवर्स या औजारों का समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं। मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं, जिससे वे वाकई ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। ज़रा सोचें, लीवरेज के बिना कार का इंजन बदलने में कितनी मेहनत लगेगी। आपको क्या लगता है, आपको कार के इंजन को बाहर निकालने के लिए कितने मजबूत लोगों की ज़रूरत होगी? 5, 10 या इससे ज़्यादा? अब ज़रा इस पर गौर करें कि आपका कार मैकेनिक उसी काम को कितने कम समय और कितनी कम कोशिश से कर देता है। पहले तो वह इंजन के ऊपर एक मजबूत बीम पर होइस्ट भारी सामान उठाने वाली मशीन को सही जगह पर रखेगा। फिर होइस्ट की रस्सियों और जंजीरों से ईंधन को बांधेगा। इसके बाद वह पुल रोप को बिजली से चलने वाली मशीन से जोड़ देगा। स्विच दबाते ही इंजन चंद पलों में हवा में उठ जाता है। यही लीवरेज की शक्ति है। यह समय, प्रयास और पैसे बचाकर अधिकतम उत्पादकता को संभव बनाता है। यानी लीवरेज से आप समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रयास को, एफर्ट और पैसे का बचाकर अधिकतम उत्पादकता को समय को संभव बनाता है। अब इसमें देखिए बताता है कि कॉरपोरेशन किस तरह लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लीवरेज का इस्तेमाल करके सदियों से मेहनती लोग अपने कामों को ज़्यादा हल्का बना रहे हैं, यानी ज़्यादा लाभकारी और उत्पादक बना रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि का यही मतलब है ज़्यादा मेहनत के बजाय ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना। ऐसा तरीका खोजिए जिससे काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। ऐसा तरीका खोजिए जिससे आप काफ़ी कम समय कम और काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। कर्मचारियों को नौकरी पर रखना वह सबसे स्पष्ट तरीका है। अब कर्मचारी को नौकरी पर रखना सबसे स्पष्ट तरीका है। जैसे बिजनेस मालिक अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी से लेकर सोनी तक दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी एक अकेले मालिक से शुरू हुई, राइट, जिसने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग की। मिसाल के तौर पर अगर हेनरी फोर्ड अकेले ही मॉडल टी कार बनाते तो इसका 100% मुनाफा उन्हीं की जेब में आता, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने पर वे एक साल में 1-2 कार ही बना पाएंगे। फोर्ड इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग करके कर्मचारियों को अपने सिस्टम की नकल करना सिखाया। इतने स्मार्ट थे कि अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग कर कर्मचारियों को सिस्टम की नकल करना सिखाया। लीवरेजिंग की शक्ति से फ़ायदा उठाते हुए फोर्ड ने हर साल हज़ारों कारें बनाई और इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए।
अब देखिए कहता है कि रियल एस्टेट में स्मार्ट बनना। तो रियल एस्टेट कंपनियां क्या करती हैं? तो रियल एस्टेट कंपनियां बरसों से लिवरेजिंग करके फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों के बजाय वे स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्हें रियल एस्टेट एजेंट के नाम से जाना जाता है, की टीम बनाकर लिवरेजिंग करते हैं। आइए देखिए, ट्रेड नामक काल्पनिक रियल एस्टेट प्रोफेशनल कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए लिवरेजिंग का किस तरह इस्तेमाल करता है। ट्रेड लगभग 20 साल से रियल एस्टेट बेच रहा है। शुरुआत में किस्मत अच्छी रहने पर वह हर महीने एक घर बेचने में कामयाब हो जाता था। अनुभव बढ़ने के साथ साथ ट्रेड अपने काम में माहिर होता चला गया और इस बिजनेस में 5 साल के बाद वह हर साल औसतन 50 मकान बेचने लगा। ट्रेड चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करता, उसके लिए हर सप्ताह एक से ज़्यादा मकान बेचना असंभव था। आखिर वह ग्राहकों को एक दिन में कितने मकान दिखा सकता था, राइट? वह एक सप्ताह में ग्राहकों के साथ कितने सौदे पक्का कर सकता है। यही सोचकर उसने एक ऑफिस खोलने का फैसला किया। टेड ने अपने कुछ रियल्टर मित्रों को अपने कंपनी में नियुक्त कर लिया और वे उसके लिए काम करने लगे। अब तक उसकी कंपनी में 20 शीर्षस्थ रियल एस्टेट एजेंट आ चुके हैं। इनमें से हर एजेंट हर साल 50 मकान बेचता है, जिसका मतलब है कि उसका ऑफिस हर साल 1000 मकान बेच रहा। अब जरा गौर करें कि लिवरेज ने ट्रेड को कितना फ़ायदा पहुंचाया। अपने दम पर ट्रेड साल में सिर्फ 50 मकान ही बेच सकता था। दूसरे एजेंट के समय और योग्यताओं की लिवरेजिंग करके वह 1000 मकान बेच सकता है, जो अकेले काम करने पर असंभव होगा। लिवरेजिंग का इस्तेमाल करके वह 20 गुना ज़्यादा परिणाम पा रहा है। हालांकि वह कम घंटे काम कर रहा है। मेहनत से नहीं, चतुराई से काम करो कहावत का यही मतलब है। तो फिर है कि फ्रेंचाइजी के माध्यम से फ्रेंचाइजी ने लिवरेजिंग की अवधारणा को रियल एस्टेट ऑफिस से भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। फ्रेंचाइजी ने लिवरेजिंग की अवधारणा को रियल एस्टेट ऑफिस से भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि फ्रेंचाइजी काफ़ी समय से हमारे बीच मौजूद थी, लेकिन 1950 के दशक तक इसे बैच व्यवसाय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। फ्रेंचाइजी का सितारा तब चमका जब रे क्रॉक नामक मिल्क शेक अप्लायंस सेल्समैन ने मैकडोनाल्ड नामक फास्ट फूड रेस्तरां के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे। ध्यान रहे, रे क्रॉक ने फ्रेंचाइजी का आविष्कार नहीं किया था, अलबत्ता उन्हें इसे आदर्श जरूर बना दिया। क्रॉक यह बात अच्छी तरह समझते थे कि वे सफल फ्रेंचाइजी की कुंजी हैं नकल, डुप्लीकेशन। इसलिए उन्होंने एक त्रुटि रहित सिस्टम बनाया जिसमें सफल फ्रेंचाइजी का छोटे से छोटा विवरण भी लिखा था। क्या किया? क्रॉक ने फ्रेंचाइजी का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। क्रॉक यह बात अच्छी तरह समझते थे कि सफल फ्रेंचाइजी की कुंजी है नकल, डुप्लीकेशन। इसीलिए उन्होंने एक त्रुटि रहित सिस्टम बनाया जिसमें सफल फ्रेंचाइजी का छोटे से छोटा विवरण भी लिखा था। इस दिशा में वे इतनी दूर तक गए कि उन्होंने आदर्श फ्रेंच फ्राइज संबंधी शोध पर $30 लाख खर्च कर डाले। $30 लाख खर्च कर डाले। परिणाम यह हुआ कि मैकडोनाल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदने वाले का काम आसान बन गया। उसे तो बस बिंदुओं को आपस में जोड़ना भर था। यह नकलची का साकार स्वप्न था। इस बारे में सोचें
कि जब आप किसी मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी में दाखिल होते हैं तो फ्रेंच फ्राइज मशीन कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रेंचाइजी इडाहो के मॉस्को में है या रूस के मॉस्को में, फ्रेंच फ्राइज मशीन हमेशा बाईं तरफ रहती हैं। और इस बात पर भी यकीन कर लें कि बाकी हर विवरण भी लिखा रहता है और सही जगह रहता है। तो इसके बाद क्या कहता है कि डुप्लीकेशन सफल फ्रेंचाइजी की कुंजी। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? फ्रेंचाइजी की अवधारणा इतनी कारगर इसलिए है क्योंकि यह बहुत सरल है, बेहद सरल। यह आदर्श जीत जीत स्थिति होती है जिसमें फ्रेंचाइजी देने और लेने वाले दोनों को ही फायदा होता है। प्रयोग और अनुभव के बाद जब कोई प्रोडक्ट जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा या आवश्यक सेवा जैसे किंकोज कॉपियर सर्विस अच्छी तरह सफल हो जाता है, तभी उसका फ्रेंचाइजी दिया जाता है। फ्रेंचाइजी देने वाला अपने प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करने का एक आदर्श बिजनेस मॉडल तैयार करता है जिसकी नकल बड़ी आसानी से की जा सकती है। सफल फ्रेंचाइजर बनने की कुंजी है एक सफल सिस्टम तैयार करना और फिर विस्तार से लिखना कि किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तभी यह मॉडल दूसरे लोगों को सिखाया जा सकता है। कहता है कि अगर मॉडल आजमाया हुआ है और आम आदमी उसकी नकल कर सकता है, तभी फ्रेंचाइजी सफल हो सकती है। बहरहाल अगर मॉडल की सफलता लाखों करोड़ों में एक सितारे की प्रतिभा पर निर्भर है तो फ्रेंचाइजी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उस सितारे की नकल नहीं की जा सकती। सितारों का डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। अभिनेता टॉम क्रूज एक फिल्म के $2 करोड़ लेते हैं। उसकी वजह है कि वे बेजोड़ सितारे हैं। हॉलीवुड की शब्दावली में भी बैकवेल हैं, यानी उनकी बदौलत ज़बरदस्त आमदनी की कही जा सकती है। जब टॉम क्रूज किसी फिल्म में होते हैं, इस बात की गारंटी हेलो फ्रेंड्स, तो ये था कि बहरहाल हम टॉम क्रूज चला गया इसका बहरहाल हम टॉम क्रूज प्रोडक्ट के फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते क्योंकि उनका डुप्लीकेशन संभव नहीं है। तो आम आदमी टॉम क्रूज के कामों की नकल करके पैसे वैसे ही परिणाम नहीं पा सकता। इसीलिए आप रचनात्मक क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, जैसे बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखना या कोई हिट गीत गाना। चूँकि ये क्षेत्र स्टार फैक्टर पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वे अनूठे हैं और उनकी नकल नहीं की जा सकती। कहता है कि बहरहाल कुछ प्रोडक्ट और व्यवसायों की आसानी से नकल की जा सकती हैं। पिज़्ज़ा इसका आदर्श उदाहरण है। इसमें डलने वाले पदार्थ बहुतायत में मिलते हैं और सस्ते भी हैं। एक आदर्श प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त या इससे भी कम शिक्षित कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज के फ्रेंचाइजी मॉडल की नकल करना सीख सकता है। तो आइए यह बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि सफल फ्रेंचाइजी बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट जैसी योग्यताओं की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए तो बस एक ही आजमाए हुए सिस्टम की आदर्श नकल की ज़रूरत होती है। मतलब आपको नकल में माहिर होना चाहिए, शून्य से शिखर तक। कहता है कि क्या डुप्लीकेशन के माध्यम से समय और पैसे की लीवरेजिंग की अवधारणा कारगर है? इस सवाल के जवाब में के लिए आपको बस यह देखना होगा कि पिछले 50 साल में फ्रेंचाइजी के क्षेत्र में क्या हुआ। जिस समय रे क्रॉक ने अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करना शुरू किया,
उस वक्त ज़्यादातर लोग फ्रेंचाइजी को स्कैम मानते थे कि स्कैम है। अमेरिकी संसद ने इसे तो गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कहता है कि विडंबना देखिए कि फ्रेंचाइजी की अवधारणा तब से अब तक कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज अमेरिका में 34 से 60% वस्तुएं और सेवाएं फ्रेंचाइजी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आज दुनिया भर के चतुर निवेशक सफल फ्रेंचाइजी की नकल करने के अधिकार के लिए लाखों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी की अभूतपूर्व सफलता के पीछे नकल या डुप्लीकेशन की अवधारणा का ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहरहाल फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी समस्या है कि फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता। सच तो यह है कि यह मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत कम लोगों के पास 10 लाख डॉलर देने की कुव्वत है। समस्या इस बात से और भी बढ़ जाती है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में दौलतमंद बनने के लिए आपको बहुत से फ्रेंचाइजीज का मालिक बनना होगा और उन्हें चलाना होगा। ठीक है, तो कहता है कि अब वैकल्पिक फ्रेंचाइजी सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मान लें फ्रेंचाइजी जैसी कोई ऐसी अवधारणा होती जिसकी शुरुआती लागत सिर्फ $500 होगी, और मान लो यह वैकल्पिक फ्रेंचाइजी इंसान के पास मौजूद लिवरेज वाली वृद्धि ग्रोथ के सबसे शक्तिशाली रूप का लाभ लेता। चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि, तब आपके पास दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम होता है ना। तो कहता है कि कभी इतिहास के सबसे अमीर लोगों के पास दौलत बनाने का जो सिस्टम था, जो आज आम आदमी उसकी नकल कर सकता है। कभी माना जाता था कि सिर्फ अमीर लोग ही वो काम कर सकता है, जो सिस्टम था वो आज आम आदमी उसकी नकल कर सकता है। इसमें है कि आज ऐसा तरीका है जिससे आप एक बार काम करते हैं, एक बार काम करके उसका 1000 बार भुगतान ले सकते हैं, बजाय इसके कि आपको मौजूदा सिस्टम में 1000 बार काम करके सिर्फ एक बार भुगतान लें। तो इसमें है कि अब कहता है कि आगे के पन्नों में आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि के बारे में बताया जाएगा। मतलब सीख सकते हैं जो दौलत बनाने का ऐसा आजमाया हुआ सिस्टम है जिसकी आम लोग नकल कर सकते हैं। आगे आप सीखेंगे कि तीव्र घातांकीय वृद्धि और फ्रेंचाइजी अवधारणा का तालमेल किस तरह आपको इतना शक्तिशाली बना सकता है ताकि आप वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्य आमदनी तंत्र के मुकाबले कम समय में ज़्यादा व्यक्तिगत दौलत बना लें। तो ओके, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि किताब ख़रीद कर ही पढ़ें, ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।